कोटद्वार के लोग हों या आपके जितने भी जानकार लोग हैं वो जाने कि राम कटवाल कौन है। पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर मलेथा गांव में मेरा जन्म हुआ है। हमारे पिता यहाँ पर जो है BSNL में थे। अब तो पिताजी का कैंसर से निधन भी हो गया। हैदराबाद में मेरा जो है ETV में वहाँ पर सिलेक्शन हुआ। मैंने ETV में काम किया। इस प्रकार से दुख होता है कि आपके पास अभी जो है डिग्री से ज़्यादा मुकदमे हो चुके हैं, कहीं ना कहीं दुख है इस बात का? देखिए, दुख नहीं है। दुख इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने जो है किसी का मर्डर नहीं किया। देखिए, ज़रूर आप TV 24 आवर्स जो सचिन भाई चलाते हैं इसको ज़रूर फॉलो कीजिए। हरीश रावत ने अपने जो है बेटे को, अपनी पत्नी को, अपने दूसरे बेटे को और अपनी बेटी को, यानी पूरे परिवार को राजनीति में लाए। तो क्या इन सब ने ही ठेका ले रखा राजनीति में आने का? क्या युवा राजनीति में नहीं आ सकता? और ज़रूरत है, फिलहाल इस प्रदेश में युवाओं की ज़रूरत है। उसके बाद खुद मैंने एक नए संगठन का निर्माण किया जिसको देवभूमि बेरोजगार संघ ये नाम दिया गया। थोड़ा अंदर से पीड़ा हुई। उस कमेंट में ये लिखा था कि राम कटवाल तुम्हारी जो है रितु खंडूड़ी के आगे तुम कुछ नहीं हो। आप हमारे उत्तराखंड पे ही आप देख लो, चले जाओ आप रितु खंडूड़ी, भुवन चंद्र खंडूड़ी की बेटी, उन्होंने ठेका ले रखा क्या कि वही राजनीति करेंगी? सरकारी विद्यालय से पढ़े हुए हैं आप? देखिए, बहुत ज़रूरी है, सरकारी विद्यालय से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपको परख होती है सारी चीज़ों की। आज के ज़माने के जो गवर्नमेंट स्कूल है ये है, इससे आप अपनी संस्कृति को नहीं जोड़ सकते। तो वहाँ से हमने बहुत कुछ सीखा है। जो गढ़वाली भाषा है, हमारी कुमाऊनी भाषा है, जौनसारी भाषा है, और एक उत्तराखंडी के नाते हमको ये सारी चीज़ें भी आनी चाहिए। हमें पार्टिसिपेट भी करना होगा। मैं हूँ आप सभी के साथ सचिन हिंदुस्तानी। आपको बताते आज हमारा मन हुआ कि थोड़ा नेचर की ओर आया जाए। इंटरव्यूज़ आपने काफ़ी देखे होंगे, जैसे आपने देखा होगा बैठ करके हम इंटरव्यू करते हैं, ज़्यादातर बैठ के इंटरव्यू रहते हैं। लेकिन आज हमने बोला उत्तराखंड की जिस प्रकार से कहा जाता है उत्तराखंड की पानी और उत्तराखंड की जवानी उत्तराखंड के काम नहीं आ रही है, तो उत्तराखंड की जवानी के साथ हम जुड़े हैं, कोटद्वार की जवानी के साथ हम जुड़े हैं। आपको बताते हैं कोटद्वार के एक युवा नेता जो कि उभरते हुए हैं और कोटद्वार की हर आवाज़ को उठाने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ राम कटवाल जी। कटवाल जी, बताइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कटवाल जी, ये बताइए, जिस प्रकार से आप देखते हैं कि आपको हर बार लोगों ने देखा होगा कोई ना कोई मुद्दा उठाते हुए, लेकिन आज हमारा मन था कि आज मुद्दे तो बहुत उठा चुके हैं। अब हमारा मन है कि थोड़ा सा कोटद्वार के लोग हों या आपके जितने भी जानकार लोग हैं वो जाने कि राम कटवाल कौन है और कहाँ से आते हैं, कहाँ उनका जन्म हुआ। लोग नहीं जानते हैं कि आप देहरादून में काफ़ी रहे हैं, तो देहरादून से भी लोगों को पहचाने, तो कहाँ रहे हैं, थोड़ा सा जानकारी हाँ दर्शकों को बताइए। देखिए, पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर मलेथा गांव में मेरा जन्म हुआ है। और बुगानी, अगर आपने सुना होगा, हेमंती नंदन बोगड़ा की धर्मस्थली, वहाँ से 2 किलोमीटर पहले एक गांव पड़ता है मलेथा, वहीं से मेरा जन्म हुआ है। और जब हम 3 साल के थे तब मेरे पिताजी का यहाँ ट्रांसफ़र हो गया था कोटद्वार में। मेरे पिताजी टेलीफोन एक्सचेंज BSNL में यहाँ पर कार्यरत थे। तो उसके बाद फिर हम कोटद्वार में रहना हमने शुरू कर दिया जब मैं लगभग जो है 3 से 4 साल का था। तो मेरी नर्सरी से लेकर पूरी जो पढ़ाई है, चाहे वो कॉलेज हो, सब कुछ हमने जो है कोटद्वार में ही मेरा हुआ है। मलेथा की बात करें, वो मलेथा वही जो हमारे शायद पुस्तकों में भी हमने कहीं पढ़ा है, मलेथा की गुज करके कुछ ऐसा कुछ था? नहीं, वो मलेथा नहीं है। उसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब भी मैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जब मुझसे पूछते हैं भाई कौन सा मलेथा है, तो मैं सब कहते हैं कि माधव सिंह भंडारी वाला। मैं कहता हूँ नहीं, वो वाला नहीं है। ये दरअसल हेमंती नंदन बोगड़ा की धर्मस्थली है। वहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर पहले मलेथा पड़ता है। मलेथा, जलेथा, भटोली, हरकंडी, बलौड़ी, तो ये सारे गांव जो है हमारे गांव के वहाँ पर पड़ते हैं। हम वहीं से हैं। जिस प्रकार से अपने थोड़ा सा मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से अपने गांव के नाम बताया आपने, एक बात बहुत अच्छी है कि लोग बोलते हैं कि हमें पहाड़ की पगडंडी वाली सड़कें नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, लेकिन उन्हें अपने गांव के नाम नहीं पता है। जैसे आपने अपने ना सिर्फ अपने गांव का नाम बताया बल्कि आसपास के गांव के नाम आपने बताया, मलेथा, आगे इतने सारे गांव बताए, और थोड़ा बहुत इतिहास भी आपको पता ही है कि किसकी धर्मस्थली हो। तो क्या कहना चाहेंगे आप युवाओं को, जिस प्रकार से अभी युवा पहाड़ के लड़ तो रहा है लेकिन उसे अपने गाँव के नाम नहीं पता है, थोड़ा अपना जो कहाँ से उसकी रूट्स हैं वो नहीं पता, उसके बारे में क्या कहेंगे थोड़ा सा युवा को? देखिए, होता क्या है कि आज का युवा जो है थोड़ा भ्रम में जी रहा है। आज का युवा ऐसा समझ रहा है कि फेसबुक ही सब कुछ है, सोशल मीडिया ही सब कुछ है, लेकिन हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो रीति रिवाज हैं, वो उनको समझने पड़ेंगे। आज अगर आप देखेंगे तो हम जब स्कूलिंग भी करते हैं तो आजकल स्कूल में भी मोबाइल फ़ोन बच्चे जो है अपने जेब में रखते हैं और अपने जेब में रखते हैं, और शाम को जो है जब घर जाते हैं तो उसके बाद जो है वो मोबाइल में रील्स वगैरह सब कुछ बनाना वो शुरू कर देते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि भाई ये जो हमारी पीढ़ी है
यही पीढ़ी इस प्रदेश के लिए सबसे अहम होने जा रही है। आज की ये जो पीढ़ी है, अगर ये पीढ़ी जो उत्तराखंड की आने वाला भविष्य है, अगर उसको संरक्षित करेगी, उसको सुरक्षित करेगी, तभी जाकर हमारे आगे आने वाली पीढ़ी बचेगी। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो गढ़वाली भाषा है, हमारी कुमाऊनी भाषा है, जौनसारी भाषा है, और एक उत्तराखंडी के नाते हमको ये सारी चीज़ें भी आनी चाहिए। हमें पार्टिसिपेट भी करना होगा। हमारे जो पौराणिक जो गाने थे, या आज के जो हमारे गाने हैं, चाहे हम नरेंद्र सिंह नेगी के कितने फेवरेट गाने थे, उन तमाम गानों को याद करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि हमने UKSSC में ये कराकर भी कर दिया है। मतलब आयोग के अध्यक्ष के समक्ष हमने ये रखा था कि हमारी जो पहाड़ी संस्कृति है, उसके जो बोली भाषा है, वो भी जो है आयोग अपने एग्ज़ाम में लाए, और वो काम भी लगभग जो है पूरा हो चुका है। आज उत्तराखंड के एग्ज़ामों में गाने पूछे जाते हैं, गढ़वाली गाने पूछे जाते हैं कि गाना किस गायक ने गाया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। जी, राम कंडवाल जी, इस प्रकार से अभी भी आए थे कि अपने UKSSC, उस पर हम आएंगे थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा और अपने दर्शकों को बता देंगे जो आपका स्कूली एजुकेशन रहा है, आपका जो कॉलेज वगैरह रहा है, वो कहाँ से हुआ और कैसे, आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा हमें बताइए थोड़ा सा, और जिससे कि दर्शकों को थोड़ा और समझ आए कि कैसे आप देहरादून गए हैं, या फिर कैसे बॉबी पवार से आपका मिलन हुआ, वो सब पे हम आना चाहेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले जब मैं यहाँ पर 12th कर रहा था, तो उसके बाद फिर कहाँ से किया आपने 12th? देखिए, 12th मैंने किया राजकीय इंटर कॉलेज खोड़ है, जो खोड़ आप समझते हैं कहाँ पर है ना। ये आप देखेंगे देव मंदिर के पास जो खोड़, सुखरो वाला देव मंदिर के पास, तो वहीं से मेरी जो है इंटर हुआ है। उससे पहले 10th हमने जो है 9th सरकारी विद्यालय से पढ़े हुए हैं आप? जी, देखिए बहुत ज़रूरी है, सरकारी विद्यालय से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपको परख होती है सारी चीज़ों की। आज के ज़माने के जो गवर्नमेंट स्कूल है, ये है, इससे आप अपनी संस्कृति को नहीं जोड़ सकते, तो वहाँ से हमने बहुत कुछ सीखा है। इसके अलावा जो मेरा 9th और 10th था, वो मेरा जो है बाल विद्या निकेतन स्कूल से हुआ है, जो आप देखेंगे सीतापुर में है। और उससे पहले 1st से और 8th तक वो मेरा जो है त्रिमूर्ति शिक्षा निकेतन थी, मानपुर में स्कूल थी, वहाँ से मेरा 1st to 8th हुआ है। और उसके बाद मैंने जो है स्कूलिंग की है। हमारे पिता यहाँ पर जो है BSNL में थे, अब तो पिताजी का कैंसर से निधन भी हो गया। हाँ, 2021 में उनका कैंसर से निधन भी हुआ, और उसके बाद फिर हम बहुत टूट चुके थे हम सारे लोग। तो लेकिन फिर धीरे धीरे खुद को संभाला, परिवार को संभाला, और मास कम्युनिकेशन का मैंने प्लान किया था। मतलब जब मैं 12th में था, 2010 की बात है, मैं 12th मैंने यहाँ पर पीताम्बर दर बर्थवाल कॉलेज में, वहाँ पर मैंने एडमिशन लिया, और फर्स्ट ईयर के बाद फिर मैंने जो है कोर्स करने की सोची। फिर मैं कोर्स करने के लिए देहरादून चला गया था। मैंने मास कम्युनिकेशन का कोर्स भी किया है, मास कॉम मैंने किया है। उसके बाद मैंने 1 साल जो है हैदराबाद गया। हैदराबाद में मेरा जो है ETV में वहाँ पर सिलेक्शन हुआ। मैंने ETV में काम किया, लेकिन अंदर से एक होती थी पीड़ा कि यार यहाँ ना वो फील नहीं आ रहा है। मतलब जो अपने उत्तराखंड की संस्कृति है, जो अपने उत्तराखंड के जल जंगल ज़मीन थी हमारी, तो वो जो था, वो सारी चीज़ें जो है ऐसा लग रहा था कि नहीं, ये चीज़ें कहीं खो गई हैं। समथिंग इज़ मिसिंग। तो वही समथिंग इज़ मिसिंग चीज़ें मुझे दिख रही थी, और मैंने 1 साल के भीतर ही हमने बोला कि नहीं, अपने प्रदेश में जाना है, अपने उत्तराखंड में जाना है। और 1 साल के भीतर फिर मैं वापस जो है कोटद्वार आ गया। इसके बाद धीरे धीरे आगे चलकर जो है मैं देख रहा था कि प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो परेशानी हो रही है वो हमारे युवाओं को हो रही है। हमारे जो युवा थे, वो युवा जो है लगातार संघर्ष कर रहे थे, नौकरियां बिक रही थी, पेपर लीक हो रहे थे, सारी चीज़ें हो रही थी। तो उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा संगठन बनाया जाए जिस संगठन को एक तरह से जो बेरोजगारों की आवाज़ उठाए। उसके बाद खुद मैंने एक नए संगठन का निर्माण किया, जिसको देवभूमि बेरोजगार संघ ये नाम दिया गया, और उसमें हमने काफ़ी कुछ किया। उसमें हमने जो है युवाओं की आवाज़ उठाई, कई बड़ी बड़ी रैलियां की, और धीरे धीरे फिर उसके बाद भाई बॉबी पंवार से मेरी मुलाकात हुई। और भाई बॉबी पंवार से मुलाकात के बाद आप जानते हैं कि हमने उसके बाद कितना संघर्ष किया। हम जेल गए। आज राम कंडवाल के ऊपर 6 मुकदमे हैं सिर पर। कहीं ना कहीं आपको इस प्रकार से दुख होता है कि आपके पास अभी जो है डिग्री से ज़्यादा मुकदमे हो चुके हैं, कहीं ना कहीं दुख है इस बात का? देखिए, दुख नहीं है। दुख इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने जो है किसी का मर्डर नहीं किया है, ना हमने किसी की हत्या की है, ना हमने किसी का रेप किया है। हमने इस माटी के लिए, इस प्रदेश के बेरोजगारों के लिए संघर्ष किया है। और उस संघर्ष में अगर हम पर 6 से 7 मुकदमे हुए हैं, तो मुझे फ़ख्र है कि मैं जो है कोटद्वार
का निवासी होने के चलते जो है मैंने जो है प्रदेश के युवाओं के लिए इतना कुछ किया है। तो आज कोटद्वार मुझे लगता है गौरवान्वित होगा कि आज जो है 6 से 7 मुकदमे हम पे हैं। जो आपने देखा होगा कि 9 फरवरी 2023 को ऐतिहासिक देहरादून की सड़कों में जाम लग गया था। उसके बाद उसके अगले दिन जो है हमें 7 दिन की जेल हुई थी। सिद्धोवाला जो देहरादून है वहाँ पर मैं जेल भी हुई थी। लेकिन ऐसा है कि भाई ये सब कुछ सरकार का रचा हुआ खेल है। अगर सरकार मुकदमे कराना चाहती तो कराओ ना, आप कराइए मुकदमे। इससे एक और बात निकल के सामने जिस प्रकार से आपकी फैमिली है, तो कहीं ना कहीं आंदोलन करना बहुत कठिन है। ना सिर्फ उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है, आपकी फैमिली को भी भुगतना पड़ता है। जब आपने ये आंदोलन वगैरह करे, आप जेल गए, तो फैमिली का किस प्रकार से आपको सपोर्ट रहता है? कि फैमिली के बिना सपोर्ट के ऐसे काम करना कहीं ना कहीं काफ़ी परेशानी भरा रहता है, और क्योंकि जेल जाना अच्छा नहीं माना जाता है। तो कितना सपोर्ट फैमिली का था आपका? देखिए फैमिली, हम कहते हैं ना हम पहाड़ी छा, और पहाड़ियों की जो परिवार होंदू वो आप बिजनदन कन होंदू। पहाड़ी हमारी जो माताएं हैं, हमारे जो पिताजी थे और हमारा जो परिवार है, तो उत्तराखंडी थोड़ा डरता है। पहाड़ी थोड़ा मतलब होता है कि यार मेरे बेटे तो कुछ नहीं भेजा लो, है ना, मैं नॉनू तक भी कुछ नहीं कर लो। तो जब मैं सबसे पहले जब आंदोलन में कूदा तो हमारे परिवार ने समझा चलो ठीक है आंदोलन कर रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन जब मैं जेल गया तो फिर जो दूरस्थ हमारे परिवार था, श्रीनगर, पौड़ी, कोटद्वार में भी हमारे कई रिश्तेदार रहते हैं, फिर वो हमारे परिवार को फ़ोन करने लग गया कि भाई ये जेल कैसे चला गया, क्या कर दिया इसने ऐसा। मतलब ऐसा क्या हो गया? ऐसा जिस प्रकार से जेल जाने में आपको बता रहे थे कि थोड़ा गलत समझा जाता है। हाँ, तो ऐसा लगा मतलब कि ये जेल क्यों गया, क्या इसने क्या किसी की हत्या तो नहीं कर दी? कोई कह रहा है कि इसने भाई कोई बड़ा कांड तो नहीं कर दिया, इसने तो चोरी तो नहीं कर दी। तो सब कुछ वो करके बाद में फिर सबको समझाना पड़ता है भाई हम जेल क्यों गए, क्योंकि थोड़ा पहाड़ों में थोड़ा उनको लगता है कि शायद जेल इसने कुछ वैसी चीज की होगी। कहावत बहुत मशहूर है कि पहाड़ की सड़कें जितनी टेढ़ी है उतने ही सीधे पहाड़ के लोग होते हैं। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल वो हमारे सीधे होते हैं, लेकिन सीधे तो हैं, लेकिन जब अगर जरूरत पड़ेगी तो वो टेढ़े भी होते हैं हमारे पहाड़ के लोग। तो इसीलिए तो फिर हम उनको समझाया है कि भाई नहीं ऐसा नहीं, हम युवाओं की आवाज़ बनकर जो है प्रदेश में लड़ाई लड़ रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो धीरे 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 परिवार समझा, लेकिन आज भी घर की स्थिति इतनी मजबूत नहीं है। आज बावजूद इसके जो है अब क्योंकि अब मेरे पास अब दूसरा रास्ता नहीं है जी। अब एक पथ पे चल चुके हैं आप, जिसमें कहीं ना कहीं आप कंटिन्यू कर रहे हैं जी। अब मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं है, ना मैं अब फॉर्म भर सकता हूँ, ना मैं जो है नौकरी कर सकता हूँ, ना हम कुछ कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं फॉर्म भरने गया, अगर मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करने गया, तो फिर युवाओं के फ़ोन आएंगे कि मैदान छोड़ दिया, भाग गया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो हम नहीं छोड़ने। दूसरा, हम पे इतने मुकदमे हो चुके हैं, इन सरकारों ने इतने मुकदमे हम पे कर दिए हैं लड़ाई लड़ने के लिए कि जो है अब हम सरकारी फॉर्म भरने के लायक भी नहीं रहे। तो इसीलिए अब जो है हमारा एक ही उसूल है कि समाज सेवा, कैसे जो है प्रदेश के युवाओं का भला हो, कैसे कोटद्वार का जो विकास आप देखते हैं कि कुछ नहीं हुआ है यहाँ पर। पिछले लगभग राज्य गठन के बाद से यहाँ पर जो विकास होना चाहिए था वो विकास गायब है। तो उसके लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं। अब धीरे धीरे करके जो है मुझे लगता है कि ज़रूर लोग विश्वास करेंगे, और आने वाले समय में जो है ज़रूर कुछ बड़ा हम इस कोटद्वार के लिए भी करेंगे। एक सवाल आपसे करना हूँ, जिस प्रकार से आप देखते हैं कि राजनीति, हम राजनीति को गंदा समझते हैं, लेकिन राजनीति बेहद जरूरी है कि युवाओं को भी उसमें सम्मिलित होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई युवा को हम देखते हैं अपना पहला वोट नहीं डालना चाहते हैं, अपनी बहुत सारी चीज़ें जो राजनीति को लोग शून्य है आज के टाइम पे युवा। तो कितना ज़रूरी है कि युवाओं का राजनीति में आना, और कितना ज़रूरी है युवाओं का चुनाव लड़ना? क्योंकि अगर युवा सोच ही नहीं आएगी तो कैसे संभव होगा कि युवाओं की परेशानी को कोई नेता समझ पाएगा? देखिए, युवाओं को राजनीति में आना चाहिए जी, और युवा ही इस देश का भविष्य है, और युवा ही इस प्रदेश का भविष्य है जी। अब नेता बनने का ठेका क्या जो राजनेता है उनके बेटे बेटियों ने लिया है क्या जी? अब आप हमारे उत्तराखंड पे ही आप देख लो, चले जाओ आप, रितु खंडूड़ी, भुवन चंद्र खंडूड़ी की बेटी, उन्होंने ठेका ले रखा क्या कि वही राजनीति करेंगी? आप चले जाओ उधर, विजय बोगना, उनके बेटे कौन है अभी, सौरभ बोगना, मंत्री बना रखे हैं, उन्होंने ठेका ले रखा क्या कि वही विधायक मंत्री बनेंगे? और कुछ नाम हम सुनना चाहेंगे, और कुछ नाम जो आप लेना चाहें? और कई नाम है ऐसे, आप साकेत बोगना भी ले लीजिए, विजय बोगना के बेटे हैं। आप जो है फिर उधर गणेश जोशी की बेटी है नेहा जोशी, वो भी राजनीति में आने की तैयारी कर रही हैं। वो है यशपाल आर्य के बेटे हैं जी। उनकी पत्नी हरीश रावत को आप देख लीजिए, हरीश रावत ने अपने जो है बेटे को
अपनी पत्नी को, अपने दूसरे बेटे को और अपनी बेटी को, यानी पूरे परिवार को राजनीति में लाएं, तो क्या इन सब ने ही ठेका ले रखा राजनीति में आने का? क्या युवा राजनीति में नहीं आ सकता? और ज़रूरत है, फिलहाल इस प्रदेश में युवाओं की ज़रूरत है। जो फिलहाल आप देख भी रहे होंगे कई चेहरे जो आज प्रदेश में जो है बेहतर काम कर रहे हैं, उनकी ज़रूरत है, उन लोगों की ज़रूरत है, उनको आगे आना चाहिए और इस राज्य के लिए, इस देवभूमि के लिए, इस माटी के लिए संघर्ष करना चाहिए। जिस प्रकार से आपने इतने सारे नाम गिना दिए, क्योंकि आपने ऐसे गिना दिए तो आपने बिना तैयारी के गिनाए होंगे, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आम युवा, जो नॉर्मल युवा है, वो कैसे इन सबके बीच में आएगा, जीतेगा, सब कुछ करेगा? कितना मुश्किल रहने वाला है एक आम युवा के लिए राजनीति में आना, क्योंकि आप देखेंगे आसान नहीं रहने वाले। जब आपको पता है, जब आपके पिता इतने बड़े नेता हैं और जब आपके पिता, एक का पिता कुछ नहीं है, तो कैसे संभव है कि एक आम आदमी आके राजनीति में आए? क्योंकि राजनीति को कहते हैं पैसा चाहिए, चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए होता है। तो आम आदमी कैसे पैसा करते रहेगा जिसपे खाने के लिए पैसा नहीं हो, चुनाव लड़के कैसे बच कर? देखिए, कल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ जी। कल मैंने मालन नदी पर एक वीडियो बनाया था जी, वो मैंने अपने फेसबुक पर डाला था जी। उस मालन नदी के वीडियो के बाद मुझे कई ऐसे कमेंट भी देखने को मिले जी, जिससे मुझे थोड़ा अंदर से पीड़ा हुई। उस कमेंट में ये लिखा था कि राम कंडवाल, तुम्हारी जो है ऋतु खंडूड़ी के आगे तुम कुछ नहीं हो जी। भाई, राम कंडवाल ऋतु खंडूड़ी के आगे कुछ नहीं है जी। ऐसे कमेंट भी आ रहे थे। कोई लिख रहा था आपकी जो है ऋतु खंडूड़ी के सामने आपको झुकना चाहिए, ये करना चाहिए। ऐसे कमेंट अब भी आपको ऐसे कमेंट आते हैं? ऐसे कमेंट आ रहे थे कल जो वीडियो हमने डाला मालन नदी का जी। तो मैं तो कहना चाहता हूँ कि भाई ठीक है, मेरी कोई औकात नहीं है ऋतु खंडूड़ी के आगे, या फिर हम कुछ नहीं है ऋतु खंडूड़ी के आगे जी। क्योंकि मेरे पिता एक BSNL के नॉर्मल से कर्मचारी थे, चतुर्थ कर्मचारी हैं। उनके पिता राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं जी। मैं जो है सोने की चम्मच में पैदा होने वाला इंसान नहीं हूँ, वो सोने की चम्मच से मैं पैदा हुई हैं जी। मैंने हमेशा इस उत्तराखंड के लोगों के लिए, इस उत्तराखंड के बेरोजगारों के लिए आवाज़ उठाई है। जेल गया हूँ, संघर्ष किया है। 6 मुकदमे ऋतु खंडूड़ी के पास, ना तो कोई मुकदमा है, तो वो मुझसे बड़ी हुई, वो बेहतरीन काम कर रही हैं, है ना। वो इस वक्त प्रदेश की विधायक, इसकी कोटद्वार की विधायक हैं, हम कोटद्वार के विधायक नहीं हैं, है ना। हम तो एक छोटे से जो है प्रदेश में जो है बेरोजगारों के लिए आवाज़ उठाने वाले एक छोटा सा हम जो है कार्यकर्ता, मैं खुद को मानता हूँ, एक समाज सेवी कार्यकर्ता मैं खुद को मानता हूँ। तो भाई, हमारी तो वैसे भी कुछ औकात नहीं है, लेकिन हाँ, मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि वक्त ज़रूर बदलता है, समय का पहिया ज़रूर घूमता है, और अगर काम नहीं करोगे तो ये राम कंडवाल कोटद्वार में जीना हराम कर देगा जी। एक और सवाल आपके साथ रखना चाहूँगा। जिस प्रकार से आपने देखा होगा बॉबी परमार चुनाव लड़े, उनका भी फैमिली बैकग्राउंड कुछ अच्छा नहीं था, और हमने देखा टीवी में काफ़ी अच्छा उन्होंने फीडबैक किया। तो क्या कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में क्या हमें राम कंडवाल भी ऐसे करते हुए दिखेंगे? क्या राम कंडवाल हमें कोटद्वार की विधानसभा 2027 से चुनाव लड़ते हुए दिखेंगे? देखिए, नहीं, अभी ऐसा नहीं है, ये बहुत जल्दबाजी होगा। अभी हमें सिर्फ काम करना है, वो चाहे युवाओं के लिए, अभी युवाओं के बहुत काम अटके हैं, उन काम को भी करना है। वो बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं आप तो देहरादून भी जाते रहते हो, कोटद्वार भी आते रहते हो, तो ऐसे कैसे चलेगा? यही कारण था कि लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि आप कोटद्वार से हो, कहाँ से हो। यही कारण था कि मैंने बोला लोगों को थोड़ा बताया जाए कि राम कंडवाल कोटद्वार में है और काफ़ी टाइम से कोटद्वार के रहे हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोटद्वार में मेरा घर है, कोटद्वार में हम रहते ही हैं, कोटद्वार में हमारा सब कुछ है, कर्मस्थली पूरी कोटद्वार, पूरी कोटद्वारी है ना। अब दूसरा चीज़, देहरादून जाना इसलिए हुआ कि भाई पूरे प्रदेश के युवाओं की आवाज़ भी तो उठानी है ना। कोटद्वार के कितने लड़कों को फ़ायदा हुआ होगा जो हमने देहरादून से आवाज़ उठाई। कोटद्वार के कितने लड़के मुझे फ़ोन करते थे कि राम भाई ये पेपर लीक हो गया, राम भाई ये हो गया, तो कोटद्वार से वो आवाज़ नहीं उठाई जा सकती थी। असल में जाना पड़ता, देहरादून ही जाना पड़ता, आपको मुख्यमंत्री आवास घेराव करना पड़ता, आपको जो है जितनी भी बड़ी बड़ी रैलियाँ हैं वो देहरादून जाकर ही करनी पड़ती। अब रैलियाँ भी हमारे नेतृत्व में होती थी, रैली हम ही कराते थे। अब कोटद्वार से वो रैली इतनी बड़ी नहीं होती थी। तो आज कोटद्वार के अगर युवाओं का भविष्य भी सुधरा है, तो राम कंडवाल अगर देहरादून गया है तो एक वो कारण भी है। बॉबी परमार अगर चक्राता से देहरादून में रहता है, देहरादून है, तो आज वो कारण ये भी है। कल तो आप सबको ले बोल दोगे कि भाई कोई कहाँ से कोई कहाँ से, है ना। ये नहीं है। असल में चीज़ ये होनी चाहिए कि हम कम से कम अपनी आवाज़ तो उठा रहे हैं, कम से कम जो है इस प्रदेश के मुद्दे उठा रहे हैं। आज कोटद्वार में बहुत अच्छा लगता है, कई युवाओं के फ़ोन आते हैं कि हमारा LT में सिलेक्शन हो गया,
हमारा जो है आबकारी में सिलेक्शन हो गया, हमारा तमाम जो ग्रुप सी की परीक्षा है उन पर सिलेक्शन हो गया, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यही लड़के आज से 2021, 2018, 2017 में बहुत परेशान रहते थे कि हम जो है यहाँ पर पेपर लीक हो गया, हम जो है नॉर्मलाइजेशन के कारण जो है हमें परेशानी हो रही है। तो ये तमाम समस्याएं थी जी। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जब नौकरी नहीं मिलती है कहीं ना कहीं लड़कों पे ज़्यादा प्रेशर रहता है, नौकरी न मिलने पे आप देखेंगे आत्महत्या के केसेस बढ़ जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम, ये सब अलग है। लेकिन उसके बाद भी आप देखते हैं उत्तराखंड का विकास उस प्रकार से नहीं हो पाया। आप देखते हैं उत्तराखंड खुद जवान हो चुका है, खुद अच्छी, आप देखेंगे 24 साल के आसपास उत्तराखंड के हो गए हैं, 24-25 साल, लेकिन उसके बाद भी उत्तराखंड का विकास नहीं हुआ है। क्या कारण है कि उत्तराखंड का विकास अब तक नहीं हुआ है? देखिए, विकास इसलिए नहीं हुआ है, मैं इसको 2 कारण मानता हूँ जी। एक कारण है कि हमारे नेताओं की गलती जी, दूसरा यहाँ पर अधिकारियों का बड़बोलापन जी। अब अधिकारी ना तो नेताओं को समझ पा रहे हैं और ना नेता अधिकारियों को समझ पा रहे हैं। तो जब तक इन दोनों के बीच तालमेल नहीं होगा, बेहतर तालमेल नहीं होगा, तब तक जो है राज्य का ना तो बेहतर हो सकता है ना कुछ हो सकता है। दूसरी चीज, जो हमारे नेता रहे उन्होंने हमेशा इस प्रदेश को लूटने की सोची है कि मैं अपना घर कितना भर सकूं। कोटद्वार के अंदर एक बस अड्डा तक नहीं अभी तक। कोटद्वार के अंदर तो क्या है, कोटद्वार के अंदर ना तो बस अड्डा है, कोटद्वार के अंदर आप देख लो, मैंने परसों एक वीडियो भी देख रहा था, ना शौचालय है, कोटद्वार के अंदर वाईफाई नहीं है, कोटद्वार के अंदर जो है सुरक्षा नहीं है, कोटद्वार के अंदर जो है आज इतने आप देखो घटनाएं हो रही हैं, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, लूट हो रही है, हत्याएं हो रही हैं, बढ़ रही हैं लगातार, सड़क क्राइम रेट बढ़ रहा है, ये तमाम चीज़ें बढ़ रही है, लेकिन उसको रोकने थामने वाला कोई नहीं है। और जो आवाज़ उठाता है उसके खिलाफ मुकदमे भी हो रहे हैं। जैसे हम देखेंगे कि आप देखते हैं कि आपने देखा होगा कि मेडिकल कॉलेज कितने टाइम पहले कहा गया था, कोटद्वार को मेडिकल कॉलेज बनाइए, कितने टाइम पहले कहा था कण्व आश्रम को एक ऐसा भव्य रूप देंगे, लेकिन ना वो भव्य रूप दिया गया ना फिर कुछ हुआ। कुमार विश्वास की एक लाइन मुझे बहुत अच्छी याद है, जिसमें वो बोलते हैं कि कहा समस्या से निदान नहीं हल, ना होना ही हल है, कि अगर आप समस्या ही खत्म कर दोगे तो क्या मुद्दे रह जाएंगे। तो शायद यही कारण है कि जो नेता लोग मुद्दे हल ही नहीं करना चाहते। बिल्कुल हल नहीं करना चाहते हैं, और कोटद्वार में बहुत सारी समस्याएं, एक नहीं है। मुझे एक काम बता दीजिए, कोटद्वार का जो ऐतिहासिक डेवलपमेंट हो गया होगा यहाँ का, आप नहीं गिना पाएंगे उस काम को, आप बिल्कुल नहीं गिना पाएंगे। और जो आपने गिनाए, जो आप गिना सकते थे वो तो धड़ाम हो गए। जो उन्होंने बड़े बड़े या ढिंडोरा पीटते थे कि हमने भाई ऐतिहासिक पुल बना दिए कोटद्वार में, वो तो 2 साल पहले सब धड़ाम हो चुके हैं बारिश में। तो आपने किया क्या है? जो पिछले नेता भी थे हमारे, उन्होंने किया क्या है इस कोटद्वार के लिए? तो हम चाहते हैं, चलिए भाई कम से कम ठीक है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो कोटद्वार की जनता को बुलाइए, कम से कम जो एक कमेटी गठित कीजिए, उसमें कोटद्वार की जनता भी हो, कम से कम हम जो है उनको सजेशन तो दे सकते हैं। भाई राम कंडवाल ये थोड़ी है कि मैं ऋतुभूषण खंडूड़ी जी से नहीं मिलूंगा। भाई अगर हमें बुलाया जाता है, हमें जो है सजेशन मांगे जाते हैं कि कोटद्वार के विकास के लिए आप क्या क्या सजेशन है, क्या क्या हो सकता है, तो हम जरूर उनके वहाँ पर चीज़ें रखेंगे। लेकिन कम से कम इस कोटद्वार के विकास के लिए सबको आगे आना पड़ेगा, और अगर जो गलत है तो सबको आवाज़ भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र है। और अगर आप आवाज़ नहीं उठाओगे, सिर्फ ये पछताओगे यार मैंने वोट दे दिया उसको, यार गलती हो गई, तो फिर आप जो है गलत कर रहे हैं। आपको डंके की चोट पर बोलना पड़ेगा, तो बोलना पड़ेगा, तभी जाकर आपकी सुनी जाएगी, और तभी आपका विधायक, पार्षद और चाहे वो कोई भी हो, वो तब काम करेगा जी। और आगे हम राम कंडवाल को कहाँ देखते हैं, क्या आगे राम कंडवाल के आगे प्लान होने वाले हैं, क्या क्या करते हुए हमें दिखेंगे, और किस प्रकार से आगे उनका सब कुछ चलने वाला है? देखिए, राम कंडवाल हमेशा से कोटद्वार, देहरादून और प्रदेश जी, ये मेरे लिए प्राथमिकता है। मेरे लिए प्राथमिकता उत्तराखंड है, मेरे लिए प्राथमिकता मेरा कोटद्वार है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कोटद्वार से आवाज़ उठाई जाएगी। आने वाले समय में आप देखेंगे आंदोलन देखने को मिलेंगे हमें कोटद्वार के अंदर, कुछ आंदोलन कोटद्वार में आप देख रहे होंगे, हमने कई आंदोलन कर भी दिए हैं। आपने देखा सबसे पहले अगर कोटद्वार में किसी ने बेरोजगारों की रैली की, बड़ी रैली, तो 2022 में हमने की थी, राम कंडवाल ने ही कराई थी यहाँ पर कोटद्वार में। अगर आप देखेंगे अभी हाल फिलहाल में जो प्रेमचंद अग्रवाल का वो हुआ, तो हमने कराई है। ऐसे हमने तमाम चीज़ें कराई हैं, और एक अच्छी टीम फिलहाल हमारे साथ जुड़ रही है, और जो बेहतर करेगा हम उनके साथ होंगे। जो बेहतर करेगा ये उनके साथ रहेंगे। लेकिन आपको भी फॉलो करना है। फॉलो इसलिए करना है क्योंकि राम कंडवाल जैसे लोग हो या कोई भी ऐसे लोग ढूंढ के लाने पड़ते हैं। ऐसे बोलने वाले युवा मिलते नहीं हैं। बड़ी बात है कि बोलने वाले युवा मिलते नहीं हैं और आप चल को फॉलो करते हैं, तो फॉलो कर लेना। तो राम कंडवाल जी ये बताइए, आखिरी में आप युवाओं को क्या संदेश देंगे, क्या कहेंगे युवाओं को ले, और इस वीडियो को फिनिश अप करेंगे। उसके बाद यार एक बार अपने दोस्त दर्शकों को भी अपील करेंगे कि फॉलो कर दें। देखिए, ज़रूर आप टीवी 24 आवर्स जो सचिन भाई चलाते हैं, इसको ज़रूर फॉलो कीजिए। और एक तरह से प्रदेश के युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि अपनी पढ़ाई कीजिए,
सरकारी नौकरी की अगर आप तैयारी कर रही हैं तो सरकारी नौकरी कीजिए, और अगर आप जो है स्वरोज़गार की ओर अगर आप देख रहे हैं तो स्वरोज़गार भी आपको करना चाहिए। और इसके अलावा कभी अगर आपका जो है शहर में ख़राब कुछ अविकास हो रहा है तो उस पर भी आवाज़ उठाइए। गलत है तो गलत पर आवाज़ उठाना सीखिए, और अगर सही है तो सही पर भी अच्छा बोलना सीखिए। मैं ये कहना चाहता हूँ। और दूसरा, अगर आपका भाई राम कंडवाल, बॉबी पवार और हमारी जो भी टीम है, उनसे भी आप जो है संपर्क कर सकते हैं अगर गलत हो रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम और भारत माता की जय।